हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बैंक के एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स हैं और उनके जो यूनियंस हैं और जो आईबीए है एम्प्लॉयर की ओर से, जो आपस में ये निगोशिएशन के लिए बैठते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, कंसेंसस पे पहुंचते हैं, सेटलमेंट करते हैं, इन्होंने इसमें इतनी ज़्यादा विषमताएं पैदा कर दी हैं और ऐसे ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन लिए हुए हैं, ये कई प्रकार की शंकाओं को पैदा कर रहा है। हमारी ओर से यानी यूनियन एम्प्लॉय ऑफिसर्स की ओर से जो यूनियन जा रही हैं, क्या उनको ये अधिकार है ऐसी विषमताओं को स्वीकार करना और उसको लागू कराना? एम्प्लॉय कर सकता है। और ये जो हमारे पैसे पे पलते फूलते हैं, ये सांप जो हमने पाल रखे हैं, इन्होंने आखिरकार कुछ लोग जो जाकर के बैठते हैं सेटलमेंट में, कैसे इन्होंने इतनी ज्यादा नुकसान विषमताएं पैदा कर दी? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा हो गया। और सबसे बड़ी बात, 1970 का एक्ट आने के बाद, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंकों में जितने भी सेटलमेंट हुए, बेस सेटलमेंट हुए या कुछ भी हुए, चाहे इन्हें नोटिफाइड कराया या नहीं कराया, चाहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर हुआ तो कैसे हुआ, उसको ये माना जाएगा कि ये जो कुछ भी हुआ है, स्टेटरी बॉडीज यानी बैंक ने भारत सरकार से अनुमति लेकर आरबीआई से कंसल्टेशन करके, और ये लेट बिफोर पार्लियामेंट हुआ, चाहे इन्हें रखा है और चाहे नहीं रखा, अंडरस्टूड है, इंप्लाइड है 1970 के बाद। इसका मतलब ये जो विषमताएं पैदा हुई, तो इसमें क्या पार्लियामेंट भी है, कि भारत सरकार भी है, आरबीआई भी है, सारे बैंक हैं, और ये दो दलाल बॉडी जिसको हम निगोशिएटिंग बॉडी कहते हैं। निगोशिएटिंग का मतलब कुछ नहीं है, ये दलाल ही होते हैं। ये दलाल जो मंडियों में घूमते फिरते हैं ना, वो कमोडिटी बेचने के लिए, ये लगभग वही है। इस पर हम बहुत डीपली स्टडी करके वीडियो डालेंगे कि आखिरकार विषमताएं क्यों पैदा हुई। आप विषमताएं पैदा नहीं कर सकते हो मुझे आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए। आपने विषमताएं पैदा की हमें आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए, और उन आर्थिक नुकसानों को रमेश भटेजा जी ने इन्यूमरेट किया है। हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। और मैंने 2010 में जो इन्होंने अनलॉफुल रिकवरी की थी, इनको कोई अनुमति नहीं थी कहीं किसी प्रकार की, आखिरकार ये दलाल यूनियन उसके लिए राजी क्यों हुई? रही इसकी बात, आप सेकंड ऑप्शन दे रहे हो, ये कोई सोशल जस्टिस का मैटर है, ये सोशल लेजिस्लेशन है, कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ये चलता रहता है। भारत सरकार की कितनी भी स्कीमें आती हैं, और पेंशन अपने आप में एक सोशल जस्टिस है, एक सोशल लेजिस्लेशन है। इसको कोर्ट भी कह चुका है, पार्लियामेंट भी कह चुकी है। तो आपने एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर के ये सारे कर्म किए। अब हम देखते हैं क्या क्या कहते हैं। वो कहते हैं, डियर पेंशनर फ्रेंड, टुडे आई विल ट्राई टू गिव अनदर व्यू ऑफ पेंशनर्स। देयर आर नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ पेंशनर्स ग्रांटेड बाई बाईपार्टिट सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस ऑफ वेजेज। वो कहते हैं बहुत सारे पेंशनर के ग्रुप बन गए हैं और इनको क्रिएट किया गया, क्रिएटेड बाई सिस्टम ऑफ निगोशिएशंस ऑफ वेजेज and service conditions and superannuation benefits on to mentally torture the pensioners and divide them in several parts to weaken us। और इन लोगों ने हमको बांट दिया। और मेंटल टॉर्चर तो अपने आप ही हो जाएगा, जब आपको कोई नुकसान हो रहा है फाइनेंशियल, तो मेंटल टॉर्चर कहने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर बता रहे कौन कौन सी हैं। पेंशन विद टेपर डीए एंड यूनिफॉर्म डीए रिजॉल्व लेटर ऑन विद इंटरेस्ट फ्रॉम 2023 विदाउट एरियर्स। इन्होंने एक 2002 और 2002 पहले बाद वाला डीए की दो विषमताएं पैदा की। मुझे नहीं लगता इनको ऑथराइज है, एग्रीमेंट के माध्यम से ये ऑथराइज नहीं है। और
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप विषमताएं क्रिएट कर सकते हो। यदि विषमताएं क्रिएट हुई हैं तो डिस्प्यूट हैज बीन क्रिएटेड, इट हैज नॉट बीन सॉल्व्ड, एंड डिस्प्यूट वाज क्रिएटेड थ्रू नेगोशिएशंस, irregularities were caused, inconsistencies were caused through negotiations। तो ये तो उसके लिए नेगोशिएशन आईडी एक्ट तो अलाउ नहीं करता है, ये तो डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया, यानी आईडी एक्ट के खिलाफ इन लोगों ने काम किया, और वो भी 2002 में। तो क्या इस 2002 में जो ये पैदा किया गया, उस समय 1970 का एक्ट लागू था, क्या भारत सरकार से अनुमति ली, आरबीआई से कंसल्ट किया, क्या आपका ये जो डिवीजन किया था लेट बिफोर पार्लियामेंट हुआ? हम तो यही समझेंगे, इट विल बी सपोज टू बी सो। चाहे आपने नोटिफाई किया या नहीं किया, आपने जो भी डिसीजन लिया 1970 के बाद, इट विल बी कंसिडर्ड, इट इज विद द कंसल्टेशन ऑफ द आरबीआई, विद द अप्रूवल गवर्नमेंट एंड विद द सैंक्शन ऑफ दिस स्टेटरी बॉडी बैंक्स और लेट बिफोर पार्लियामेंट। इसका मतलब यह हुआ कि 2002 के जो ये डीए का डिफरेंशिएशन था, ये बैंक, आरबीआई, भारत सरकार और पार्लियामेंट के माध्यम से हुआ। कोई अलग से कोई इनको फ्रेमवर्क नहीं दे रखा है, एक्ट है, 1947 का एक्ट है, 1970 का एक्ट है। आप वार्ता कर सकते हो, निगोशिएशन कर सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो, लेकिन जैसे सेटलमेंट करने के 1970 के बाद जाओगे तो ऑटोमेटिकली चाहे उसको नोटिफाई करो या मत करो, यह माना जाएगा कि आपने 1970 के बाद किया है। तो ये सारी संस्थाओं के माध्यम से एक है। और भी अब कौन कौन सी चीजें हुई, इनने लिखा है, पेंशनर्स बिल कंप्यूटिंग द बेसिक पेंशन विद मर्जर ऑफ डीए 1616 1684 पॉइंट 2002 और रिजर्व लेटर ऑन अंडर, और उसके बाद 1616 और 1684 का ये क्रिएट कर। भाई आप लोग एग्रीमेंट करते थे तो क्या ये डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए करते थे क्या? ये तो डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए थे आप लोग, एंड डिस्प्यूटों को क्रिएट करने के लिए नहीं थे। सारे डिस्प्यूट क्रिएट कर रखे, और कौन कौन से डिस्प्यूट क्रिएट किए हैं दोनों ने बैठ करके? भाई ये तो आपका आईडी एक्ट भी नहीं अलाउ करता, वो तो बड़ा सीधा सीधा दे रखा है। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आईडी एक्ट में सेक्शन 3 में वर्क्स कमेटी, सेक्शन 4 में कंसिलिएशन, सेक्शन 5 में बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, सेक्शन 6 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, सेक्शन 7 में लेबर कोर्ट्स, 7A में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, और सेक्शन बी में नेशनल ट्रिब्यूनल, और उसके बाद से 9 में है इसका कोई पर्सनल, जो यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इतने सिस्टम में एक भी में कहीं बता दो कि ये कहा हो कि आप कहीं डिस्प्यूट क्रिएट करोगे। जितने भी डिस्प्यूट क्रिएट किए हैं ये तो पार्ट आईडिया में भी नहीं है। आगे अब मैं पढ़ के बताऊंगा। डिनाइल ऑफ एरियर टू द पेंशनर्स बिटवीन 1/11/2002 से लेकर के 1/5/2005। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल अलाउंस विद डीए नॉट टू बी काउंटेड फॉर बेसिक पेंशन एंड other superannuation benefit to those who retired after 11th bypass settlement. No merger of DA of CPI 8088 and non-shifting of DA index to 2016 for those who retired after 30th 12th bypass settlement का है. We shall have to think over it as to why these amendments have been during BPS when there is no provision for such amendment in our Memorandum of Settlement 993 and BPR 995. UFU and DFS often excuse that updation cannot be considered because there is no such provision in BEPR and always talk of with two faces and deceitful. And above all, the regulation 35.1 which stands for updation is not being implemented, but UFU, IBA have formed a nexus to harm the pension financially. There is no provision of excelsia in regulation but is being given, and that too without yearly revision which had been agreed BPS. We were assured to implement the pension scheme on RBI lines and central government pension rules, but they have not backed out from their promises. I mean to say that the unions and IBA representing banks are hypocrites and will never wish good for us. This will continue until we come out from the bloody BPS. But some of our self-styled senior leaders who were also
At some time, the part of AIBA still advocate the BPS, which may resolve our grievances. If they are reading pist, they should post clarify what welfare he has been in BPS. Only he is sycophant of CHB, traitor for pensioners. All pensioners are requested to deliberate on this issue and come out with some suggestions which may show us a path of grievance. दोस्तों, हम एक मेथोडोलॉजी पे काम कर रहे हैं। क्या ये जितनी भी विषमताएं पैदा की हैं, जो इन्होंने काउंट कराई हैं रमेश भट्टाचार्य जी ने, क्या इन विषमताओं को क्रिएट करने की अनुमति इनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट देता है? क्या इनका जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो देती है, सेटलमेंट देती है? सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 7B तक जितने भी इनके कलेक्ट वो दे रखा है, निगोशिएशन का मैटर दे रखा है या कंसिलिएशन का मैटर दे रखा है, कहीं भी दे रखा है, एक भी जगह बता दीजिए कहीं किया कि आप मतलब विषमताएं क्रिएट कर सकते हो। एक भी जगह नहीं है, कहीं भी नहीं है, आप विषमताएं क्रिएट नहीं कर सकते हो। और इन्होंने विषमताएं क्रिएट की, और विषमताएं क्रिएट की किसके बाद में? 1970 के एक्ट के बाद। 1970 के बाद जितने भी इनके बेस सेटलमेंट आए हैं, दे आर सपोज टू बी हैव बीन लेड बिफोर द पार्लियामेंट। और ये अकेले इसमें आईबीए और यूएफबी नहीं है जो अब तक दोषी रहे हैं, इसमें भारत सरकार भी दोषी है, इसमें आरबीआई भी दोषी है, इसमें बैंक भी दोषी हैं, और इसमें आईबीए और यूएफबी तो है ही हैं। और इनसे यह पूछा जाए कि जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के कौन से सेक्शन में दे रखा है कि आप इस प्रकार की बार्गेन और सेटलमेंट करोगे कि जिससे विषमताएं पैदा हों? आप तो विषमताओं को खत्म करने के लिए पैदा हुए थे ना, डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। आपने तो और डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया, और डिफरेंस क्रिएट कर दिए। अब दोस्तों, ये लंबा चौड़ा हो जाता है, बहुत कुछ बातें कहने की होती है, मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।